हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डी ब्लॉक। और आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये ओनली एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग से लेकर टॉप लेवल में आपको कम टाइम में ले जाने की कोशिश करूंगा और शायद ही ऐसा एनसीईआरटी का कोई कॉन्सेप्ट होगा जो इस वीडियो में रह गया होगा। यानी कि मैं वन बाय वन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपके सामने डी ब्लॉक की रख देता हूँ। आपने जस्ट इस वीडियो को देखना है। इसका नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो से यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, सबसे पहले आप अपने आगे से एक पीरियोडिक टेबल रख लीजिए या गूगल से डाउनलोड करके एक इमेज रख लीजिए। डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के मिडिल में रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको रेड कलर से दिखा रखा है। डी ब्लॉक एलिमेंट में आपके टोटल 3 सीरीज रहते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। 3D सीरीज में आपका स्कैंडियम से जिंक तक रहता है, 4D सीरीज में आपका यट्रियम से कैडमियम तक रहता है और 5D सीरीज में आपका हॉफनियम से मरकरी तक रहता है, ठीक है। तो देखिए, जर्नल में तो हमें 3D 4D 5D तीनों पढ़ने हैं, बट अगर हम इन डेप्थ की बात करें जहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ आपका 3D सीरीज से आएगा। तो सबसे पहले हम स्कैंडियम से जिंक तक जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। और ये 10 मिनट में जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ, अगर आप इस चीज़ को समझ गए, पूरा चैप्टर आपके लिए आसान हो जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्कैंडियम से जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा देता हूँ और उसके साथ हवा में इस चैप्टर को हम ले जाते हैं, ठीक हो गया। चलिए देखिए, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। ये आपको याद करना पड़ेगा। आप चाहें तो ट्रिक याद कर सकते हैं, साइंस टीचर वेरी क्लेवर, ठीक है, मन फी को निकूजन। आप चाहें तो ट्रिक याद कर सकते हैं, अदरवाइज गूगल से आप कोई दूसरी ट्रिक भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। तो 21 से ठीक पहले, जस्ट पहले एक नोबल गैस आता है जिसका नाम है आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। अब इसके बाद बचे 3 और, तो यहाँ पर आएगा 3D एंड देन आएगा 4s, ठीक है। अब मैं आर्गन 18 हर एक में नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ वैलेंस सेल को लिखूंगा जो है 3D और 4s। तो सभी के लिख देता हूं, दिस 3D 4s 3D 4s 3D 4s। अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन सीख गए तो उसके बाद यकीन मानिए आपके लिए ये चैप्टर काफ़ी इजी हो जाने वाला है। और 3 के नंबर जो बढ़ते हैं वो इसी चैप्टर में बढ़ते हैं, ठीक है। 3D 4s और यहाँ पर भी 3D 4s एंड 3D 4s। अब देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 3D और 4s में भरना चाहिए था 3D को, क्योंकि 3D पहले आता है, बट भरता पहले है 4s। क्यों? क्योंकि 3D एंड 4s आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। पहला पॉइंट हो गया आपका, 3D एंड 4s आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। आप देखिए, तो 4s आपका पहले बढ़ जाता है। तो देखिए, 18 में 2 जोड़ूंगा 20, क्योंकि s में 2 भरते हैं, तो 21 बनाने के लिए यानी कि 21 बनाने के लिए d में भरना पड़ेगा 1। ऐसी टाइटेनियम 22, s में भरूंगा 2, 20 हो गए, तो 22 बनाने के लिए d में 2। वेनेडियम में की बात करूँ तो आर्गन 18, s में 2 20 और यहाँ पर 23 करना है तो d में 3। क्रोमियम की अगर बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आर्गन 18, s में जाएंगे 2 तो हो गए 20 और देन बचे आपके 4, तो यहाँ पर हो गए 4। बट क्रोमियम का एटॉमिक नंबर यानी कि एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि D में आपके 10 इलेक्ट्रॉन मैक्स जा सकते हैं और 10 का ठीक आधा होता है 5। तो क्रोमियम चाहेगा कि मैं अपने D को 5 कर लूँ, ठीक है। तभी क्रोमियम बोलेगा S से कि मुझे भाई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3D 5 4s 1। s को इलेक्ट्रॉन देने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि s यहाँ पर है फुली फिल्ड, बट यहाँ पर हो गया हाफ फील्ड, और आप जानते हैं कि हाफ फील्ड भी स्टेबल कंडीशन होती है। मैग्नीज की अगर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। आर्गन 18, s में आएंगे 2 20, तो यहाँ पर आएगा आपका 5, ठीक हो गया। इसके बाद अगर Fe की बात करें
तो इसका 26 होता है, आर्गन तक 18 हो गई, देन 20 और यहाँ पर हो गया आपका 6। कोबाल्ट की अगर बात करें, आर्गन 18, एस में 2, तो यहाँ पर हो गया आपका 7। निकल की बात करें जिसका कि 28 होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा, आर्गन तक 18, एस में कितने आई 2, देन डी के लिए कितने बचे 8। अगर कॉपर की बात करूं तो आर्गन 18, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, 18 तक आर्गन ले गया, उसके बाद 2 आएंगे 4s में 20 और 9 आएंगे 3d में। ऐसा ही होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? सेम केस कि डी बोलेगा एस से कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और ले लूँ तो मैं 3d 10 हो जाऊंगा, तो क्यों ना तुम मेरी मदद कर दो 3d 10। और यहाँ पर 4s को भी दिक्कत नहीं है क्योंकि वो 4s 1 हो चुका है, जो कि होती है हाफ फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके क्रोमियम और कॉपर में कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। और अब बात करें जिंक की, तो देखिए आर्गन जिंक का होता है 30, आर्गन तक 18, 18 और 2 20 और 20 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 30। ठीक हो गया। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, हमने देखा स्कैंडियम, ठीक है, इसका डी कितना था 1, टाइटेनियम D2। बस इतना ही समझना है आपको। अगर आप ये स्किप कर देंगे तो बाद में आपको कुछ भी समझ में नहीं आना है, क्योंकि थ्योरी तो आप किताब से भी रट सकते हैं। ठीक है, आपके 10 मिनट इधर जाएंगे बट वो 10 मिनट आपको पूरी वीडियो में काम आएंगे। वेनेडियम डी में हो जाता है 3, क्रोमियम डी में होना चाहिए था 4, बट डी में कितना हो जाता है 5, अभी बताया। सॉरी, क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीज, मैग्नीज में भी डी में कितने होते हैं 5। उसके बाद आता है एफी, इसमें डी में होते हैं 6। फिर आता है कोबाल्ट CO, डी में होते हैं 7। फिर आता है निकल, डी में होते हैं आपके 8। फिर आता है आपका कॉपर, जिसके डी में कायदे से होने चाहिए थे 9, बट हैं कितने 10। एंड देन आता है आपका जिंक, जिसके डी ऑर्बिटल में होते हैं फुल्ली फिल्ड 10। ठीक है, अब अगर मैं इनका कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं थोड़ी देर के लिए तो समझिए, डी ऑर्बिटल में कितने रहते हैं 5, 2, 3, 4, 5। अब सोचिएगा ध्यान से। ठीक है, अगर मैं स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो 1, टाइटेनियम का बनाऊं तो 2, ये कौन सा ऑर्बिटल है 3d ऑर्बिटल है। वेनेडियम का बनाऊं तो 3, क्रोमियम का बनाऊं तो 4 और 5, और मैग्नीज का भी बनाऊं तो 5। बट उसके बाद जैसे ही मैं आयरन में जाता हूं जिसका कि D6 है, तो क्या होना है कि पेयरिंग स्टार्ट होने लग जाती है। तो आप समझे क्या कि जैसे जैसे आप स्कैंडियम से मैग्नीज तक जा रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। कैसे, 1 by 1। बट जैसे ही आप Mn से जा रहे हैं किसमें, जिंक में, तो देखिए Mn का होता है 6, एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। सॉरी, Fe का होता है 6, एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। यहाँ पर Mn मत कीजिए, इसको कर दीजिए Fe। जैसे ही आप Fe से किस में जाते हैं, जिंक में, तो Fe का 6 हो गया। उसके बाद कोबाल्ट का 7, निकल का 8, कॉपर का वैसे तो 9 होना चाहिए था बट हो जाता है 10, और जिंक का भी होता है 10। यानी कि जैसे ही आप Fe से Zn में गए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, कम। ऐसा क्यों होने लगा, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट होने लगी, पेयरिंग स्टार्ट। ठीक है, तो हमें एक बात याद रखना है कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाने में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जबकि आयरन से जिंक में जाने में पेयरिंग स्टार्ट होने लगती है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक करके पेयर्ड होने लग जाते हैं, यानी कि कम होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक इंट्रो दे दिया, इसके बाद डायरेक्टली चैप्टर शुरू करते हैं, और जितना मैंने बताया इसको नोट कर लीजिए। खासकर स्कैंडियम से Mn तक जाने में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जबकि Fe से Zn जाने पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना डी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए डी ब्लॉक आपका ये वाला पोर्शन होता है,
इसमें आपके 3D सीरीज होती है, 4D सीरीज होती है, 5D सीरीज होती है। 3D सीरीज में स्कैंडियम से जिंक, 4D सीरीज में यट्रियम से कैडमियम और 5D सीरीज में हॉफनियम से मरकरी तक होता है। अगर इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन इनका स्टैंडर्ड होता है NH2N-1 T10। और अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो कितना हो जाएगा N की जगह में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3D 1 से लेके 10। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अप टू 10। जबकि 4s में फिक्स है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। और अधिकतर 2 होता है। 1 कहाँ कहाँ पर होता है, एक क्रोमियम में और दूसरा कॉपर में, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। ठीक हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद मैंने यहाँ पर इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता दी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया। अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं, यानी कि सबसे लास्ट में। आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल, क्यों, बिकॉज दे हैव D10 यानी कि फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ में। देखिए, जिंक 30 होता है तो इसका क्या होता है, D में भी 10 है और S में भी 2 है। अब आप बोलेंगे कॉपर में भी तो D में 10 है, वो नेचुरली नहीं है, हमने बना रखे हैं। और अगर D10 है भी तो S में 1 हो गया, ये प्योर नोबल तो नहीं बना। इसीलिए जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगे, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया जिसमें जिंक कैडमियम और मरकरी को अदर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंट दिखाया जा रहा है, तो आपका सिर्फ एक ही आंसर होगा, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ब्रैकेट में लिख देना 3D10 4s2 ऑफ जिंक कैडमियम एंड मरकरी। आई बात समझ में। तो ये पॉइंट तो सबसे पहले आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक हो गया। ड्यू टू देयर D10 कॉन्फ़िगरेशन यानी कि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, दे आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इसीलिए जो प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट दिखाएंगे, हो सकता है उनमें से कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो ये तीनों नहीं दिखाएंगे। आई समझ में। चलिए अब कुछ बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज आती है हमारी मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए, जो ऊपर बताया वो इधर यूज होने वाला है। एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग भी आपकी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। और अगर मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, और अगर उसको पिघलाना है यानी कि मेल्ट करना है तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, इसका मतलब उनकी हार्डनेस भी इंक्रीज हो गई। तो देखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ बनते हैं, स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाने में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, एक एक करके बढ़ता है, मैंने दिखाया था। तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, Mn का होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कि है 3d5। ठीक हो गया। Mn के बाद जब हम जिंक में जाते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे करके पेयरिंग स्टार्ट होने लगती है। कैसे, क्योंकि Fe की अगर हम बात करें तो Fe का क्या होता है, D में 6 होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर D ऑर्बिटल बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन 30, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। ऐसे ही अगर आप कोबाल्ट की बात करें तो एक और पेयर हो गया, निकेल में एक और पेयर हो गया, कॉपर में दोनों पेयर हो गए, जिंक में भी ये दोनों पेयर हो गए। तो कहीं ना कहीं मैग्नीज से जिंक में जाने पर आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, एंड देयरफॉर आपका मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगली चीज देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, जबकि बाकियों का मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा है, ठीक है, बट इनका लो है। क्यों, ड्यू टू देयर D10 कॉन्फ़िगरेशन। सोच के देखो, इनके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि ये वाला कंडीशन है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसका मतलब
कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होगी, और अगर मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा उसका। सिंपल सी बात है। तो इन तीनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है ड्यू टू देयर D10 कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ में? मेल्टिंग पॉइंट में इससे ज़्यादा एग्जाम में आपका नहीं आने वाला है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, जो कि आपका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो सबसे पहले तो आपके एग्जाम में आता है राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। द चेंज इन द इंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज कंप्लीटली ब्रोकन इनटू द एटम इन द गैसियस फेज। आपने क्या किया, 1 मोल बॉन्ड उठा के लाए और उनको किस में तोड़ दिया आपने, एटम्स में तोड़ दिया इन द गैसियस फेज। तो उस टाइम पे आप जो एनर्जी चेंज होगी या आप जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसी को कहा जाता है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यानी कि द चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी बोले या एनर्जी बोले एक ही बात है। द चेंज इन एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज ब्रोकन इनटू द एटम। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि N2 था, N2 को आपने किस में चेंज कर दिया, 2N में। क्योंकि देखिए ये N2 डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिया है। ये आपका एलिमेंट था, इसको आपने एटम में डिसोसिएट कर दिया। ठीक हो गया। तो उसमें आपको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई लगी उसी को कहा जाता है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आपको एज इट इज ये डेफिनेशन वहां पर लिख देनी है। ठीक है, अब ये कैसे बढ़ती है, इसका ट्रेंड क्या है, सेम जैसा मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है वैसा ही इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का ट्रेंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हमें बॉन्ड तोड़ने हैं। देखिए बॉन्ड इज ब्रोकन, और अगर बॉन्ड तोड़ने हैं तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सोच के देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ेगी। मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ेगी बोले तो बॉन्ड टाइट हो जाएंगे, यानी कि हमको एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, यानी कि एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आप जानते हैं स्कैंडियम से मैग्नीज में जाने पर आपका क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगता है। जानते हैं ना आप इसको। तो इसका मतलब इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बढ़ेगा। बट जैसे ही आप मैग्नीज से जिंक की ओर जाते हैं या बोले कि आयरन से जिंक की ओर जाते हैं, जो भी आप बोले, ठीक है, तो पेयरिंग स्टार्ट होने लग जाती है। यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो कम होने लगते हैं इसका मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ भी कम होगा, यानी कि आपको बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इसका मतलब इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही आएगा आपका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है आपका एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा पेचीदा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ। ठीक हो गया। इन जनरल में क्या होता है, जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट का मतलब आप क्या समझे, आप स्कैंडियम से कहाँ जा रहे हैं, जिंक की ओर जा रहे हैं। देखिए हम सभी बात 3D पे बात करेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो सिर्फ आपको दिए हुए हैं डी ब्लॉक में, बाकी जितना भी क्वेश्चन आएगा वो 3D से आएगा, यानी कि 3D एलिमेंट बोले तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक। अब जैसे ही आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 1 by 1 बढ़ता है। स्कैंडियम का 21 होता है, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, अप टू जिंक का क्या होता है, 30 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ना मतलब न्यूक्लियस पे प्रोटॉन बढ़ना, सिंपल सी बात है। एटॉमिक नंबर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि न्यूक्लियस पे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस पे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं बोले तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, बोले तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चाहे आप पावर ऑफ न्यूक्लियस बोले, चाहे आप शब्द बोले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और कई सारी बुक्स में इसको दिखाया जाता है जेड इफेक्टिव से। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, जेड इफेक्टिव बोलिए या ENC बोलिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कोई बात नहीं, जो भी बोलते हैं आप। ठीक है, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर पावर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेगा, यानी कि न्यूक्लियस और तगड़े से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, तो आपका साइज क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप चाहें तो एक बात दोबारा सुन लीजिए, लेफ्ट से राइट जाने में एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा क्योंकि प्रोटॉन होते क्या है, न्यूक्लियस पे, और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, बोले तो न्यूक्लियस का पावर बढ़ रहा है, बोले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और अगर न्यूक्लियस का पावर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस और तगड़े से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा,
अगर खींचेगा तो इसका मतलब क्या है, वो साइज को या एटॉमिक रेडियस को क्या करेगा, कम करेगा। तो इन जनरल स्कैंडियम से जिंक में जाने में आपका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम होता है। बट ये है केमिस्ट्री, यहाँ होते हैं एक्सेप्शन। तो देखिए एक्सेप्शन शुरू है, बट उस एक्सेप्शन को भी हम काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपके सामने ले आते हैं। ठीक है, देखिए मैंने स्कैंडियम से जिंक तक की सारी कहानी यहाँ पर लिख दी। दिस इनको तो आप याद कर ही लीजिएगा, ठीक हो गया। अब हम बात करें कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक आने में या मैग्नीज तक आने में, किसी बुक में क्रोमियम लिखा है, किसी बुक में मैग्नीज लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो सोचिए, अगर आप यहाँ पर किनारे पे बता देता हूँ इसको, दिस, ठीक है, आप स्कैंडियम से कहाँ तक आ रहे हैं, मैग्नीज तक आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है, सोच के देखिए, आपका एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। ये देखिए, पहले स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन था, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, क्रोमियम में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये है क्या, ये आपका डी ऑर्बिटल है। और मैग्नीज में कौन से कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, और प्रोटॉन बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से ये एक दूसरे को उतना रिपल नहीं, समझ में, उस रिपल करने को एक और शब्द बोला जाता है जो कि है स्क्रीन करना। ठीक है, ये आपस में स्क्रीन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये खुश हैं। सोच के देखिए, आप एक बस में जा रहे हैं, ठीक है, वो 3 सीटर बस है और उसमें आप 2 लोग बैठे हुए हैं, तो आप एक दूसरे को रिपल नहीं करेंगे। बट अगर आप 3 लोग बैठ गए तो थोड़ा बहुत रिपल्सन होगा। बट अगर कंडक्टर ने एक और बिठा दिया तो दिक्कत हो जानी है, फिर 4 लोग हो जाएंगे, जबकि सीट है सिर्फ 3, तो आप बहुत ज़्यादा रिपल्सन शुरू हो जाएगा। आप चाहेंगे कि कैसे एक को सीट से नीचे फेंका जाए। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर होता है। जैसे ही आप स्कैंडियम से वेनेडियम बोलो या क्रोमियम बोलो, यहाँ तक आप जाते हैं, ठीक है, चलो फिक्स कर लेते हैं। जैसे आप स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो आपका एक डी ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, 1 2 3, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो बहुत दूर दूर होंगे, क्योंकि आपको पता है डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह होती है और बैठे हैं सिर्फ 4। तो ये आपस में, इनके बीच में इतना गैप है कि इनको रिपल्सन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और रिपल्सन को ही क्या बोला जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाने में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, यानी कि न्यूक्लियस बहुत तेजी से खींचेगा और ये आपस में एक्सपेंड हो नहीं रहे। तो ओवरऑल क्या होगा, सोच के देखिए, ऑर्बिटल का एक्सपेंशन नहीं हो रहा बट इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, ये ऑर्बिट अंदर की ओर जाना शुरू कर देगा, यानी कि साइज आपका क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब बात करें फी को और नी, यानी कि आयरन, कोबाल्ट और निकिल में। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन हो गए 6, कोबाल्ट में बोले तो इलेक्ट्रॉन हो गए 7, और निकिल में बोले तो इलेक्ट्रॉन हो गए 8, जबकि जगह कितने की है, 10 की है। तो सोच के देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, ये तो सिंपल सी बात है, बट आप स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ने लगा, क्योंकि धीरे धीरे कंडक्टर क्या करने लगा, आपकी सीट में और लोगों को भी बिठाने लगा, तो दिक्कत होने लगी। रिपल्सन बढ़ा, बोले तो एक्सपेंशन बढ़ा ऑर्बिट का। तो एक तरीके से तो न्यूक्लियस अपनी ओर खींच रहा है ऑर्बिट को, और दूसरी तरीके से ऑर्बिट एक्सपेंड भी हो रहे हैं। सोच के देखिए, ऑर्बिट एक्सपेंड भी हो रहे हैं ऐसे, और न्यूक्लियस उसको खींच भी रहा है, बोल रहा है इधर को आओ। तो ओवरऑल होगा क्या, जो एक्सपेंशन होगा और जो न्यूक्लियस का खींचना होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग लगभग बराबर किसके हो जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट के। तो साइज क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अब आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए, एटॉमिक रेडियस वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर एक ग्राफ बना है। देखिए, पहले ग्राफ घट रहा है, फिर बीच में ग्राफ थोड़ा सा कांस्टेंट हो रहा है, ठीक हो गया। कहाँ तक घट रहा है आपका, लगभग लगभग क्रोमियम तक या मैग्नीज तक, और मैग्नीज से लेके फी को और नी तक ग्राफ कांस्टेंट जा रहा है, और उसके बाद ग्राफ क्या हो रहा है, सडन बढ़ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं कॉपर और जिंक में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियस तो खींच रहा है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। बट कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 या बोलो 10। जिंक में तो प्रॉपर 10 होते हैं। तो सोचो, जगह भी 10 की है और इलेक्ट्रॉन भी 10 के हैं, तो सोच के देखो, रिपल्सन बढ़ने लगा ना, रिपल्सन बढ़ेगा तो एक्सपेंशन बढ़ेगा। एक साइड से ऑर्बिट बोल रहा है मैं एक्सपेंड होता हूँ, दूसरे साइड से न्यूक्लियस बोल रहा है मैं खींचता हूँ। बट यहाँ पर जो एक्सपेंशन है वो इतना ज़्यादा हो जाता है
कि वो भाव नहीं देता इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर मैंने किनारे पे बादल बना रखा है, बादल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बादल बोलना क्या चाह रहा है, देखिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब पावर ऑफ न्यूक्लियस फॉर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वहीं स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब एक्सपेंशन ऑफ ऑर्बिट। एक बार वन शॉट में दोबारा सुन लीजिए, स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाने में या क्रोमियम तक जाने में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, बट स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि एक्सपेंशन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवरटेक कर देता है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस का पावर ओवरटेक कर देता है। न्यूक्लियस बोलता है रहने दे, ठीक है मैं खींचूंगा, तो साइज क्या होता है, कम होता है। बट जैसी बात करते हैं फी को और नी, यानी कि Fe कोबाल्ट और निकल की बात करते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी 7, 6, 7 और 8 हो गए, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, तो दोनों आपस में समझौता करते हैं और क्या कर लेते हैं, काउंटर बैलेंस कर देते हैं और बोलते हैं कि एक काम करते हैं, साइज को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। बट जैसी कॉपर और जिंक की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10, यानी कि जगह भी कितनी है, 10 की है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 10। अब क्या होता है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर एक्सपेंशन बढ़ गया इसका मतलब आपका साइज भी क्या हो गया, बढ़ने लग जाएगा। कोई दिक्कत है, बस एटॉमिक रेडियस पे इतना ही क्वेश्चन आएगा। अब एक बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस का टर्म बिठाते हैं आपका, या रिलेशन बिठाते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के साथ। उसको कैसे करते हैं देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, अब बात करते हैं इसकी। देखिए जो ग्राफ मैंने यहाँ पर आपका बना रखा है, ऐसा ही ग्राफ एक एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, ऐसी टाइप का कुछ बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस ग्राफ को समझते हैं। जो पहला सीरीज है 3D सीरीज, उसके ऊपर ब्लू वाला 4D सीरीज और ग्रीन वाला 5D सीरीज। 4D सीरीज तो 3D सीरीज के ऊपर है, अच्छा खासा गैप है, बट 5D सीरीज और 4D सीरीज एक दूसरे से क्या है, चिपके हुए हैं, यानी कि ओवरलैप कर रहे हैं। और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्या कि 4D एंड 5D सीरीज हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियस। ऐसा क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आया समझ में। अब अगर आप एग्जाम में सिर्फ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी लिख दें तो नंबर मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में हर क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 5 पार्ट होंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 3 पार्ट होंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 4 पार्ट होंगे, तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। तो 1 नंबर के हिसाब से अगर आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी लिखते हैं तो चलेगा, बट अगर आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा सा समझा दें तो और अच्छी बात है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन असल में होता क्या है, ये होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरवाइनिंग एफ ऑर्बिटल बिफोर डी ऑर्बिटल, यानी कि कायदे से भरना चाहिए था डी ऑर्बिटल को, ठीक है, बट बीच में 4D सीरीज और 5D सीरीज में, सॉरी 5D सीरीज में आपका 4f ऑर्बिटल पहले भर जाता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, देखिए फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5D ऑर्बिटल इज द कॉज फॉर द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आई बात समझ में। सोच के देखिए, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप यहाँ से पढ़ रहे हैं। अब बीच में आ गया कोविड, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया, और वो पर्दा लगभग ट्रांसपेरेंट है। तो सोचिए क्या वो पर्दा आपको ज़्यादा दिक्कत करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो लगभग पूरा ट्रांसपेरेंट है, बट थोड़ा बहुत तो दिक्कत करेगा, थोड़ा बहुत तो आपको अनकंफर्टेबल करेगा। तो जो एफ ऑर्बिटल होता है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। आई बात समझ में। यानी कि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, ये स्क्रीन नहीं कर पाता है, यानी कि ये ढक नहीं पाता, ये एक्सपेंशन उतना ज़्यादा नहीं करता है। एफ और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्क्रीनिंग बोले तो एक्सपेंशन। यानी कि सोचिए अगर मैं इधर पे छोटा सा अगर बनाऊं तो ये है आपका न्यूक्लियस, ये आ गया आपका एफ ऑर्बिटल, और उसके ऊपर बना देता हूं मैं डी ऑर्बिटल ब्लैक वाले से। देखिए डी के आगे कौन आ गया, एफ। कायदे से एफ में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करना चाहिए था, बट वो एक्सपेंशन नहीं करता है। एफ ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी होती है, आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, कि उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम होता है। ठीक है, पहली बात तो एक्सपेंशन कर नहीं रहा है, ये एक्सपेंशन कर नहीं रहा है। दूसरी बात, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो एफ एक्सपेंशन कर नहीं रहा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस तो ना रुकने वाला है,
वो एक काले वाले डी ऑर्बिटल को क्या करेगा, अपनी ओर को खींचना शुरू करेगा, यानी कि साइज को क्या करने लगेगा, छोटा। कायदे से 5D सीरीज का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए था, पर ड्यू टू दिस एफ ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि डी से पहले कौन भरने लग जाता है, एफ ऑर्बिटल भरने लग जाता है, और एफ ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग होता है बहुत ज़्यादा कम। तो इस वजह से आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट काम नहीं कर पाता है और न्यूक्लियस का चार्ज बहुत तगड़ा हो जाता है। तो इस वजह से आपका साइज क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इसीलिए 5D और 4D के एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है मैंने, फिलिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5D ऑर्बिटल, ठीक है, एज 4f ऑर्बिटल इज मच क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड f ऑर्बिटल शोज वेरी लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट इज एक्सपेंशन बहुत कम है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम कहने का मतलब एक्सपेंशन बहुत कम है। एक्सपेंशन कम हो रहा है बट पावर ऑफ न्यूक्लियस तो बढ़ रही है। तो दोनों को सोचो, एक्सपेंशन हो नहीं रहा, न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, तो ये दोनों के मिलके होगा क्या, साइज आपका क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। सिंपल सी बात है, आप एक्सपेंड कर नहीं रहे हो, ठीक हो गया, और वहां पर पावर न्यूक्लियस बार बार बढ़ाते जा रहा है, तो होगा क्या, न्यूक्लियस बोलेगा तू एक्सपेंड तो कर नहीं रहा है, ठीक है मैं ही तुझे खींचते रहता हूँ, साइज कम कर देता हूँ तेरा। इसीलिए आपका 4D और 5D सीरीज एलिमेंट के साइज लगभग लगभग क्या होते हैं, बराबर। क्यों, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और होता क्या है, फिलिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल बिफोर डी ऑर्बिटल, यानी कि डी ऑर्बिटल से पहले कौन आ जाता है, एफ ऑर्बिटल आ जाता है। सिंपल सी बात, आई बात समझ में। और आप चाहें तो ऐसे ग्राफ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक हो गया। अब चलिए नया टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो कि है डेंसिटी। अब ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक लगता है मुझे, कभी कभी इससे क्वेश्चन फंस जाते हैं। डेंसिटी में क्या होता है, देखिए अब हमने पढ़ा कि जर्नली स्कैंडियम से कॉपर या बोलो जिंक, यहाँ जाने में साइज क्या होता है बताइए। तो स्कैंडियम से जिंक जाने में साइज क्या होता था, जर्नली कम होता था। एक्सेप्शन को छोड़ दो कि पहले कम होता था फिर बराबर रहता था अभी बढ़ने लगता था, उसको छोड़ो। जर्नली साइज क्या होता था, कम। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था। अब सोच के देखिए, अब सोचिएगा कि स्कैंडियम से, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं पहले, देखिए आप स्कैंडियम से जा रहे हैं कहाँ, जिंक, तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, 21, 22, 23, 24, 25 अप टू कहाँ तक, 30 तक। और अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक मास भी बढ़ेगा, फिक्स है, एटॉमिक मास भी बढ़ेगा। और एक आपने एक सस्ता सा लॉजिक सुना होगा कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का दुगना होता है, लगभग लगभग, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक मास भी बढ़ेगा धीरे धीरे। तो देखिए एटॉमिक मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बिकॉज एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। बट वॉल्यूम क्या हो रहा है, सोच के देखिए, वॉल्यूम क्या होगा, स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाने में साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो सोचिए, एटॉमिक मास हो रहा है इंक्रीज, वॉल्यूम हो रहा है डिक्रीज, इन दोनों को पकड़िए। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल सी बात, जानते हैं आप इस चीज को। अब मास हो रहा है इंक्रीज, ठीक है, और वॉल्यूम हो रहा है आपका डिक्रीज, यानी कि न्यूमरेटर बढ़ रहा है बट डिनोमिनेटर घट रहा है। सोच के देखिए, न्यूमरेटर बढ़ रहा, डिनोमिनेटर घट रहा, तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। सिंपल सी बात है। सिंपल से सोचिए ना, अगर डिनोमिनेटर घट भी नहीं रहा होता तो न्यूमरेटर तो बढ़ रहा था ना। अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी, और उल्टा यहाँ डिनोमिनेटर और कम हो रहा है, तो ये दोनों आपस में इंटरबैलेंस करके डेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। आई बात समझ में। तो आप चाहें तो एक छोटी सी थ्योरी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, ये वाले पेन से लिख लेते हैं, ठीक हो गया। चलिए आप क्या लिखेंगे, स्कैंडियम से कहां पर जाना है आपको, कॉपर में जाना है, ठीक है। स्कैंडियम से कॉपर में जाने में आपका एटॉमिक मास क्या होता है, कम होता है, सॉरी इंक्रीज होता है, जबकि वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इन दोनों की वजह से जो आपकी डेंसिटी होती है वो क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में डाल दो, ठीक हो गया। अब बात करते हैं जिंक की। अब आप बोलोगे जिंक की क्यों अलग बात कर रहे हो, क्योंकि भैया जिंक जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर ही नहीं किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका D10 ऑर्बिटल होता है फुली फिल्ड। तो सोचिए, मास तो बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है,
क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है 30, तो मास भी सबसे ज़्यादा होगा, बट वॉल्यूम उससे भी ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जबकि ऊपर तक क्या हो रहा था, वॉल्यूम कम हो रहा था, अब यहाँ वॉल्यूम क्यों घट रहा है? क्योंकि सोचिए केमिस्ट्री है पूरा एक्सेप्शनल, ठीक है, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल। अब एक्सपेरिमेंट पहले हो जाते हैं, अब बार बार तो हम एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, लेबोरेटरी में जा नहीं सकते, तो अब हमें भिड़ानी पड़ती है थ्योरी। आई बात समझ में? और जो सबसे बढ़िया थ्योरी होती है उस थ्योरी को हम लिखते हैं। अब वॉल्यूम क्यों बढ़ा? बट वो थ्योरी लॉजिकल होनी चाहिए। यहाँ वॉल्यूम क्यों बढ़ा? क्योंकि आपको पता है, थोड़ी देर पहले आप ग्राफ पढ़ के आए हैं इधर पे, कि जो जिंक होता है उसमें क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि साइज क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। पढ़ के आए हैं थोड़ा सा आप, आई बात समझ में? तो जिंक का साइज बढ़ने लगता है, और अगर साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम भी बढ़ रहा, और साइज ड्रास्टिकली बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसका D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में, तो दबा के एकदम खतरनाक तरीके से वो क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, और अगर रिपल्सन करेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ाएंगे। आई बात समझ में? एक्सपेंशन बढ़ाएंगे तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मास तो बढ़ता है, बट जो वॉल्यूम होता है वो और खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है। तो क्या होगा सोच के देखिए, रो बराबर मास तो बढ़ रहा है बट वॉल्यूम और खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। मैंने एक और एरो बना दिया, तो सोचिए यहाँ न्यूमरेटर से तेज डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ठीक है, तो रो क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जिंक हैज लार्ज साइज ड्यू टू हाई स्क्रीनिंग इफेक्ट। आई बात समझ में? आप चाहें तो ये डेंसिटी का भी पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक हो गया, चलो इसको पढ़ लेते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा, वो हम पढ़ेंगे हम अपना आयोनाइजेशन इंथैल्पी। नहीं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी इसी में पढ़ा दी, तो चलिए पहले इतना पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं अपना ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को भी कहते हैं, बट यहाँ मैंने सिर्फ देने की क्यों कहा, क्योंकि हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक में सब मेटल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते थोड़े ना है। आई बात समझ में? तो कहीं कहीं पर मैंने कई सारे ट्रिक लगा रखे हैं, तो इनको समझना है आपने। आई बात समझ में? देखिए आप, पहला, डी ब्लॉक एलिमेंट शोज मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? बिकॉज डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, सोच के देखिए कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है 3D, एक होता है 4s, और ये आपस में बहुत क्या होता है, क्लोज। तो ये भी बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है, ये भी बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप है बहुत कम। बट अगर इनके बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होती तो हो सकता था 4s बॉन्डिंग करता बट 3D नहीं करता, या 3D करता 4s नहीं करता। क्योंकि इन दोनों की एनर्जी लगभग लगभग बराबर है, तो बोथ द ऑर्बिट आर अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग। तो सोचिए डी की कैपेसिटी है 5, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 5 डब्बे होते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, और एस की कैपेबिलिटी कितनी है, 1, या 5 इंटू 2 बोले तो 10 इलेक्ट्रॉन, और एस की कैपेबिलिटी कितनी है, 1 इंटू 2 बोले तो एक डब्बा, और एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो 2। तो टोटल कितनी कैपेबिलिटी है, 12 इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी है। या कितने ऑर्बिट्स की कैपेबिलिटी है, 5 ऑर्बिट डी के, 1 ऑर्बिट एस का, टोटल कितने, 6 ऑर्बिट। तो सोचिए कितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकते। ठीक है, तो देखिए इसका लॉजिक लिख लेते हैं। Because both ns and n-1 d orbital are very close to each other, so both orbital participate in bonding. Hence, maximum या multiple oxidation state will be found. ठीक हो गया। दूसरी बात देखिए, 2 मिनट का रेस्ट लीजिएगा, 2 मिनट बस। हाँ, ओके, चलिए अब बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम को छोड़ के सभी 3D सीरीज के एलिमेंट, ठीक है, 3D सीरीज बोले तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक के एलिमेंट शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब भाई ये स्कैंडियम ने ऐसी क्या गलती कर दी? चलो, स्कैंडियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दिस। अब देखिए आप, कॉन्फ़िगरेशन के बिना कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्या होता है, 3D1 4s2।
अब अगर हम Sc2 पॉजिटिव बना दे, 2 पॉजिटिव बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब सोच के देखिए बाहर कौन सा ऑर्बिट है, 4s ऑर्बिटल, तो पहले दिए भी किससे जाएंगे, 4s से। ध्यान देना, हाँ पहले भरा हमने 4s को था तो पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी किससे, 4s से। तो पहले 4s के 2 निकल गए तो बचा क्या d में, खाली 1। तो ये होती है वेरी वेरी अनस्टेबल केस। तो कभी भी स्कैंडियम 2 पॉजिटिव में रहना नहीं चाहेगा। तो सोचो स्कैंडियम सोचेगा काश अगर 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाता तो मैं d जीरो हो जाता, यानी कि जीरो फील्ड, कितना मजा आ जाता। तो वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन और दे देता है, यानी कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्यों, ताकि वो अपना d ऑर्बिट को क्या कर सके, जीरो कर सके। आई बात समझ में, यानी कि वो 3 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है रादर देन 2 इलेक्ट्रॉन देने के। अगली बात करते हैं, अगर आप स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाएंगे एंड देन जिंक तक जाएंगे, तो सोचिए स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाने में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, डोनेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो करते हैं, तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। बट जैसे जैसे आप Mn से जिंक की ओर जाने लगते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, कम, क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट होने लगती है। तो इसका मतलब पेयरिंग स्टार्ट हुई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हुए, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो सोचिए इसी कॉन्सेप्ट से हमको एक नया एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मिल गया, क्या कि ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट बोले तो स्कैंडियम या एक्सट्रीम राइट बोले तो जिंक शोज लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, कौन सी, +3, और जिंक भी सिर्फ एक ही दिखाता है, कौन सी, +2। अब जिंक एक ही क्यों दिखाता है, चलो ये भी बता देता हूं तुम्हें। अब देखो जिंक का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, बताओ। जिंक का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d4s, 4s में 2, 3d में 10। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा किससे पहले, s से, तो जिंक 2 पॉजिटिव बोले तो 3d 10 और 4s 0, ये भी तो स्टेबल ही है, s या तो फुल फील्ड हो या तो जीरो फील्ड हो। बट अगर वो जिंक बोले मैं 3 पॉजिटिव दे दूं तो क्या पॉसिबल है, नहीं। अगर वो 3 पॉजिटिव देगा तो s से तो आप दे नहीं सकता, तो उसको d में 9 करने पड़ेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। अब जिंक बोलेगा मैं 4 दे देता हूं तो d में 8 हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हर एक केमिस्ट्री का एलिमेंट पैदा ही इसलिए हुआ है ताकि वो क्या कर सके, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके, ठीक है। और वो अच्छा खासा स्टेबल है, तो खुद ही सोचो क्या वो स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की ओर जाना चाहेगा, कभी नहीं जाना चाहेगा। इसीलिए जिंक मुश्किल से 2 दे देता है, 2 के बाद वो बोलता है भैया अब मैं नहीं दूंगा, और कायदे से तो उसे 2 भी नहीं देने चाहिए थे। क्यों, क्योंकि वो अच्छा खासा स्टेबल है। ठीक हो गया, स्कैंडियम का बता दिया, जिंक का बता दिया। अब सोचिए हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाएगा, खुद ही सोच के बताइए। जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, किसके पास होते हैं, मैग्नीज के पास होते हैं। और दूसरे नंबर में किसके पास होते हैं, मैग्नीज प्लस एक और होता है, सोचो जिसके पास 5 होते हैं, कौन, क्रोमियम। ठीक है, मैग्नीज और क्रोमियम। इसीलिए आपको कौन कौन से कंपाउंड देखने को मिलते हैं, सोचो। पहला कंपाउंड मिलने को मिलता है K2Cr2O7, दूसरा KMnO4। यहां पर इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना हो जा रहा है, कभी +6 हो जा रहा है, कभी +7, अभी करके बताऊंगा। ठीक हो गया, तो हमने सीखा, यहां पर देखिए लिख देता हूं इसको, कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के। यानी कि Mn शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +1 भी दिखाता है, +2 भी, +3 भी, अप टू +7 तक दिखाता है। आई बात समझ में। सेम आप क्रोमियम के लिए भी ले सकते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में ग्राफ एक टेबल बनी हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो देखिए धीरे धीरे जैसे आप Mn तक जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट पिरामिड आपका बढ़ रहा है, बट आफ्टर Mn टू जिंक आपका पिरामिड क्या होने लग जा रहा है, छोटा होने लग जा रहा है। देखिए वहां पर एनसीईआरटी में। आई बात समझ में। दूसरी बात, अब हमने बोला कि क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, जो बीच बीच में होते हैं ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि +7 तक दिखाते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी एरे गैरे के साथ वो +7 का दिखा देंगे, +7 का उसी के साथ दिखाएंगे जो +7 लेने की कैपेबिलिटी रखता हो, यानी कि वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। और उतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, एक होता है फ्लोरीन और एक होता है ऑक्सीजन। तो हम क्या समझे कि द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि जो +6 या +7
ऑफ द मेटल कैन ओनली बी विथ किसके साथ, या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन। इसका रीजन पूछेगा तो रीजन क्या देना है, बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर हाइस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें K2Cr2O7 की, तो देखिए आपको ये निकालना तो आता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, K का कितना होता है +1, ठीक है, S ब्लॉक का +1, कितने हैं 2, Cr को मान लो X, कितने हैं 2, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने हैं 7, इक्वल टू कितना रख दो 0, तो कितना हो जाएगा 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x - 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया 6, यानी कि K2Cr2O7 में कितना दिखा रहा है +6 दिखा रहा है। चलो KMnO4 का कर लेते हैं, K का कितना होता है +1, Mn का कितना हो गया x, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने हैं टोटल 4 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा 1 + x - 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 7। देखो यानी कि मैग्नीज कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है +7, ठीक हो गया। अगला V2O5 यहाँ पर भी कर लो, 2x - एक ऑक्सीजन का -2, 5 है तो कितना हो जाएगा -10 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया 5, यानी कि ये कितना दिखा रहा +5। तो सोचिए देखिए जो +6 +7 +5 जो बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ कब देखने को मिल रहे हैं, जब आपका कंपाउंड या तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे या फ्लोरीन के साथ। देखिए मैंने फ्लोरीन का एग्जांपल नहीं दिया है क्योंकि वो काफ़ी रेयर देखने को मिलता है, ठीक है, और वो अगर दूंगा भी तो आपको याद रहेगा नहीं। बट K2Cr2O7 KMnO4 V2O5 ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको ये याद करना ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। आई बात समझ में। अब आप बोलेंगे K भी तो है यहाँ पर, तो K सेटिस्फाइंग एजेंट होता है, ठीक है। अगर आप K को नहीं भी लिखना चाहें तो आप इसको Cr2O7 2 नेगेटिव लिख सकते हैं, तो K का कोई रोल नहीं है। आई बात समझ में, वो जस्ट एक आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, उसका कोई भी रोल नहीं है। चलिए यहाँ पर भी हमने बात कर ली, अगला पॉइंट बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या बात किया था, देखिए पहला पॉइंट बात किया था ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, दूसरा हमने स्कैंडियम से +3 दिखाता है, तीसरा बात किया था हमने क्या कि मिडिल पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, ठीक है, स्कैंडियम से मैग्नीज में जाने में बढ़ता है बट मैग्नीज से जिंक में घटता है, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट होते हैं ये बहुत हल्के यानी कि बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। फिर मैंने आपको बात बताई कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो मिडिल में देखने को मिलेगा, ठीक है, और कब किसके साथ देखने को मिलेगा, जब वो मेटल या तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे या तो ऑक्सीजन के साथ। क्यों, क्योंकि ये दोनों हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल होते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब अगला पॉइंट निकालते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगर आप पी ब्लॉक पढ़ के आए हैं तो पी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट में 2-2 का गैप आता था, यानी कि +3 +5 +7 या +2 +4 +6, बट यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में 1-1 का गैप आता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इंक्रीजेज बाय 1 से 1 अनलाइक पी, जबकि पी में क्या होता था 2 से चेंज होता था, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं यानी कि स्कैंडियम से जिंक की ओर जाते हैं तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता है डी ऑर्बिटल में, ठीक है, यानी कि इंक्रीज इन 1 इलेक्ट्रॉन इन या तो n-1 डी ऑर्बिटल बोलो, ठीक है, और अगर ये याद नहीं होता तो 3d ऑर्बिटल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी याद नहीं होता तो खाली डी ऑर्बिटल बोल लो, ठीक है, कि डी ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। सिंपल सी बात है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन में स्कैंडियम के डी में कितना होता था, 1 इलेक्ट्रॉन होता था, ठीक है, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 5, मैग्नीज में 5, आयरन में 6, कोबाल्ट में 7, निकल में 8, कॉपर में 9, जिंक में 10। देख रहे हैं आप एक एक करके क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसीलिए आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आता है, 1/1 का। आई बात समझ में। अगला पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए जो हैवियर एलिमेंट होते हैं, बड़े एलिमेंट, भारी एलिमेंट, जो कि कहाँ पाए जा रहे हैं, आपके 4D और 5D सीरीज में पाए जा रहे हैं, जैसे कि टंगस्टन। ये टंगस्टन से याद है, एक बात याद रखना कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए इसके बल्ब बनाए जाते हैं, ताकि बल्ब आपका हीट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और कोई दूसरा मेटल होगा उसको तो गला देगा, मेल्ट कर देगा, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है कि वो मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। एक पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए मैंने बोला कि जो हैवियर एलिमेंट होते हैं आर स्टेबल इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी जो W है वो किस में स्टेबल है, +6 में है,
बट उसी ग्रुप में Cr भी आता है 3D में। यानी कि जो आप पीरियोडिक टेबल देखिए, Cr हो गया, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम और टंगस्टन, तीनों एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, ग्रुप नंबर 6 में। बट जो आपका टंगस्टन है वो +6 में स्टेबल है, जबकि जो क्रोमियम है वो किस में स्टेबल है, +3 में। ठीक है, यानी कि जो लाइटर एलिमेंट होते हैं आर स्टेबल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब एक कॉन्सेप्ट का रीजन नहीं पूछेगा वहां पर, वो उसका एप्लीकेशन पूछेगा, जो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम और टंगस्टन अभी बताया एक ही ग्रुप में होते हैं। अगर तीनों +6 में है तो क्रोमियम होगा बहुत अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि क्रोमियम तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, जबकि जो मोलिब्डेनियम और टंगस्टन है वो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, स्टेबल। उनमें से भी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, टंगस्टन। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हैवियर एलिमेंट है। अब एक क्वेश्चन आया, ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। K2Cr2O7 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाई? ऐसा क्यों होता है? सोचिए, क्योंकि K2Cr2O7 में अभी थोड़ी देर पहले Cr का कॉन्फ़िगरेशन कितना निकाल के बताया था, +6 बताया था। जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि क्रोमियम किस में ज़्यादा स्टेबल है, +3 में, जबकि यहाँ क्रोमियम कितना है, +6। तो क्रोमियम +6 में है अनस्टेबल। ठीक है, चलिए इसको येलो से कर लेते हैं। +6 में वो अनस्टेबल, ठीक है, जबकि जैसे वो +3 में गया वो बन गया स्टेबल। तो सिंपल सी बात है, वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की ओर आना चाहेगा, यानी कि वो +6 से कहाँ आना चाहेगा, +3 में। यानी कि +6 से +3 में आ रहा है तो क्या करेगा, रिडक्शन। और अगर रिडक्शन कर रहा है तो क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना, अगर रिडक्शन कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ में? बाकी के टॉपिक में आप इससे पूरी बढ़िया से फैमिलियर हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ पर मैंने बता दिया आपका कि K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, क्योंकि K2Cr2O7 में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि उसके लिए अनस्टेबल कंडीशन है, इसलिए वो हमेशा 3 पॉजिटिव में आना चाहता है स्टेबल में। इसके लिए उसे रिडक्शन करना पड़ता है, और अगर रिडक्शन कर रहा है तो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं क्वेश्चन आता है रिलेट करके, जबकि जो WO3 है सेम ग्रुप का है, W भी +6 दिखा रहा है, बट वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि W स्टेबल है अच्छा खासा +6 में, तो क्या वो रिड्यूस होना चाहेगा, नहीं रिड्यूस होना चाहेगा। और अगर रिड्यूस ही नहीं होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ से होगा? आई बात समझ में? तो क्वेश्चन क्या आएगा कि क्रोमियम और टंगस्टन दोनों एक ही पीरियड में है, सॉरी एक ही ग्रुप में है, दोनों का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, बट आपका K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि WO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया, Cr +6 में अनस्टेबल है तो +3 में आना चाहेगा, जबकि W अच्छा खासा स्टेबल है +6 में, वो +3 में क्यों आएगा? ठीक है, अगर आएगा नहीं तो रिड्यूस नहीं करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा दिया। इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आई बात समझे? ठीक है, अब नया टॉपिक पढ़ते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और इस पार्ट का, यानी कि जो आपका डी ब्लॉक का पहला मैं पार्ट बना रहा हूं, इसका लास्ट टॉपिक होता है। ठीक है, मैं सिर्फ 3 पार्ट बनाऊंगा, उसमें से भी दूसरा और तीसरा पार्ट काफी कम टाइम का होगा, यही सबसे लेंथी पार्ट है, वो मुश्किल से आधे घंटे के पार्ट होंगे। ठीक है, और आपका पूरा एग्जाम वो कवर कर लेगा, उससे आगे कुछ नहीं आएगा। जस्ट आपको 2 से 3 बार वीडियो देख लेनी है, हो सके तो 2x स्पीड में आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आप काम करते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब देखिए, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लग रही है, उसको आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखिए, साइज जितना छोटा होगा उतने ज्यादा न्यूक्लियस के करीब होगा इलेक्ट्रॉन, तो हमको उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, जबकि साइज जितना बड़ा होगा, ठीक है, सोच के देखिए, 2 कंडीशन बना देता हूं। अगर मैं एक बार साइज छोटा है, जबकि एक बार साइज बड़ा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन बैठा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन बैठा है, कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा? यहां से होगा ना। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, जबकि यहां गैपिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जितना साइज छोटा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी, यानी कि आयनाइजेशन इंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। तो आप ट्रिक याद कर सकते हैं कि जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइज के। ठीक हो गया? अब देखिए, तो सिंपल सा हमें पॉइंट लिखना है, और इसी से क्वेश्चन आता है कि जो आपका आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट प्रॉपर। ठीक है, कोई भी प्रॉपर ऑर्डर नहीं है उसका।
बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला साइज पे, और आपको पता है साइज तो ऑर्डर्ड है ही नहीं, थोड़ी बताया मैंने, कहीं स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता था, कहीं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता था। और दूसरा है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। ये जो टर्म है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, ये रिफ्रेशर्स में मिलता है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। TION एनर्जी। ठीक है, एनसीईआरटी में शायद ये नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, रिफ्रेशर में, सभी रिफ्रेशर में है, इसके भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और लिखेंगे तो अच्छी बात है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी का जो वेरिएशन होता है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, ये दो तरीकों से होता है, दो वजह से होता है। पहला साइज फिक्स नहीं है, दूसरा होता है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, और इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम जर्नल आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें, जर्नली क्या होता है अगर आप पूछें, तो लेफ्ट से जैसे आप राइट में जाते हैं तो साइज क्या होता है, जर्नली कम होता है। तो साइज कम होगा तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कभी कभी तो एग्जाम में अकाउंट फॉर आ जाएगा, तो आप सिंपल ऐसा लिखेंगे, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड सिंस साइज इज डिक्रीजिंग हैंस आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस। सिंपल, आई बात समझ में। अगला आ गया हमारा, देखिए जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, इन तीनों की आयनाइजेशन इंथैल्पी हाईएस्ट होती है, चाहे आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलो चाहे फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलो, यानी कि आयनाइजेशन इंथैल्पी नंबर 1। क्यों मैंने बोला आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट, दो निकालेंगे तो आयनाइजेशन इंथैल्पी सेकंड, तीन निकालेंगे तो आयनाइजेशन इंथैल्पी थर्ड, ऐसे चलता है। तो हम आयनाइजेशन इंथैल्पी को जर्नली आयनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट मानते हैं, बट यहाँ पर मैंने लिखा दिया कि जो जिंक, कैडमियम और मरकरी होता है, ठीक है, इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऐसा क्यों होता है, सोच के देखो। क्योंकि जो जिंक है, कैडमियम और मरकरी है, जो जिंक की बात करें तो आपको पता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s2, यानी कि ये क्या है, स्टेबल है। क्या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालने देगा, कभी नहीं निकालने देगा। आई बात समझ में। क्यों, क्योंकि मानता हूं कि ये स्टेबल बन रहा है फिर भी, बट पहले जितना तो नहीं है, ये 4s1 हो गया। आई बात समझ में। तो कभी भी ये अपनी एनर्जी को नहीं निकालने देगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सट्रीमली स्टेबल है, दोनों फुलफिल्ड है, जबकि यहाँ पर ये हाफ फिल्ड हो गया, और वो कभी भी अपनी स्टेबिलिटी को कम नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया जिंक, कैडमियम और मरकरी हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी बिकॉज ऑफ स्टेबल क्या, NH2n-1 D10 कॉन्फ़िगरेशन। चाहे आप ऐसा लिखें NH2 करके, चाहे आप लिखें 4s2 3d10। अब कोई कंफ्यूज हो जाता है, कोई S पहले लिखूं D पहले लिखूं, जो पहले लिखना है लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आई बात समझ में। समझ में आना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट, यानी कि इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी टफ होता है। अब अगेन बादल बना दिया मैंने, ये बादल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोच के देखिए। अगर इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा लग रही है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, बट अगर इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जा रहा है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी भी क्या होगी, कम होगी। आई बात समझ। और इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। ठीक है, आप चुपचाप क्या किए, जो भी क्वेश्चन दिया आपको, जिसका भी क्वेश्चन दिया है, आपने चुपचाप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है, और आएगा जिंक, स्कैंडियम से जिंक तक ही, उससे नीचे के नहीं आएंगे कभी भी। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है, देखना है कि ये स्टेबल है कि नहीं है। अगर वो पहले से ही स्टेबल है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बट अगर वो इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल हो जा रहा है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम Fe की बात करें, Fe का क्या होता है, Fe का कितना होता है आपका, होता है 3d6 4s2। ठीक है, नहीं इस पे बात नहीं बनेगी। कोई अच्छा सा क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपको तो वो हो जाएगा आपका, क्रोमियम की बात करते हैं। चलो क्रोमियम का क्या होता है, 3d5 4s1। नहीं, क्रोमियम पे भी नहीं कर सकते हम ऐसी बात कर ही नहीं सकते किसी पे, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ठीक है, सीधी सी बात। और अगर क्वेश्चन आया तो आपको सीधा कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। अगर अपने एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में वो स्टेबल है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बट अगर वो स्टेबल नहीं है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा, ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन कर सके। आई बात समझ में, ठीक हो गया। तो आपको आयनाइजेशन इंथैल्पी ऐसी देखनी है, दोबारा सुन लीजिए। चुपचाप आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। अगर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन D6 है, ठीक है, आपको पता है अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये D5 बन जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है।
ठीक है। तो सोचिए, तो आपको एनर्जी कम देनी पड़ रही कि ज़्यादा देनी पड़ रही? कम देनी पड़ रही, वैसे ही फेवरेबल रिएक्शन है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम। वहीं अगर मैं बात करूँ जिंक की, तो पहले ही वो D10 था, ठीक है, और आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना था उससे, तो क्या वो निकालने देगा? नहीं, ठीक है। बट ऐसा तो है नहीं कि वो भगवान है, निकाल तो आप सकते ही हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आई बात समझ में? और बहुत ज़्यादा एनर्जी देने का मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी। इस बात को समझिए, अगर एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, ठीक हो गया। और एनर्जी क्यों दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हैं। आई बात समझे? अब इनको रटना नहीं है, इनको समझना है। आई बात समझ में? और अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं उसका आपको सॉल्यूशन देता हूँ, कमेंट में मैं आपका रिप्लाई करता हूँ। अदरवाइज इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। और जल्दी इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, शायद उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसके बाद जस्ट उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको दोबारा इस वीडियो को या इस कॉन्सेप्ट में आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। जितना डिटेल वन शॉर्ट वीडियो में हो सकता था उतना डिटेल मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया, ठीक है। NCERT लाइन बाय लाइन यहाँ कवर हो चुकी है, और कई मायनों में तो हम NCERT से भी आगे निकल चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।